मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई सीरीज इस चैनल पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो करते हैं इसे स्टार्ट। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 9 सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट की कहानी, जहां ताओसोल के कल्टीवेटर ही कल्टीवेट कर सकती हैं। इसमें ताओसोल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, दी, शुआन और हुआंग। इसमें 4 लेवल हैं और 6 चरण हैं। बॉडी ट्रेनिंग, ब्लड कांगुलेटिंग, सोल कल्टीवेटिंग, रियल्म ब्रेकिंग, हेवन पेंट्रेटिंग, गॉड ट्रांसफॉर्मिंग। और इन सभी चरण को पार करने के बाद कोई भी कल्टीवेटर गॉड के रास्ते पर चलने लगता है। अब हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बंदे के पीछे काफी सारे सोल्जर दौड़ रहे होते हैं। वह व्यक्ति एक पहाड़ के किनारे पर आ जाता है और वह सैनिक यह देखकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, परंतु तभी वह पर्सन अपने अंदर से एक स्क्रिप्चर को बाहर निकालता है और अब उस स्क्रिप्चर के बाहर आते ही उन सभी सैनिक की स्पीड स्लो हो जाती है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। इधर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि काफी मजे से पड़ा होता है। वह कहता है कि ये लोग मुझे यहाँ से 3 दिन बाद भगा देंगे, परंतु अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 5 साल से डांट खा रहा हूँ, इसीलिए मुझे अब इसकी आदत लग चुकी है। तभी कुछ लोग उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम अभी भी अंगड़ाइयाँ ले रहे हो, तुम इतने ढीठ हो गए हो क्या? तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम्हारी ताओसोल अभी भी अवेक नहीं हुई है? तभी वहाँ एक लड़की आती हुई कहती है कि तुम सभी लोग मेरे भाई से दूर हो जाओ। और अब वह लड़की अपने भाई के पास आती हुई कहती है कि चेन भी सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, परंतु तुम उन सब से क्यों नहीं कुछ कहते? इस पर चेन कहता है कि मेरी प्यारी बहना, नाराज मत हो, मुझे इन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खड़े होते हुए कहता है कि लेकिन तुम्हें तैयार रहना चाहिए जियो एकेडमी के लिए। वह ग्रेट जिया एम्पायर में सर्वश्रेष्ठ अकेडमियों में से एक है। वहाँ पर तुम्हें कड़ी ट्रेनिंग करने की जरूरत है और फिर तुम पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओगी तो मुझे सम्मानित भी किया जाएगा। लड़की कहती है कि भाई, मैं आपसे और अपने माता पिता से बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या आपको सच में 3 दिन बाद यहाँ से भगा दिया जाएगा? इस पर वह उसे समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन यह ही उचित है और ऐसा नहीं है कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। पर वह लड़की कहती है कि दादाजी निर्दयी हैं, भले ही आपके पास ताओसोल बेशक ना हो, परंतु आप तो उनके पोते हो, फिर भी वह तुम्हें यहाँ से भगा रहे हैं। हम एक परिवार हैं। इस पर चेन कहता है कि यह एक नियम है जिसका हमारे क्लैन को पालन करना है और दादाजी अकेले इसका निर्णय नहीं ले सकते। दादाजी हमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम फ्यूचर में कभी भी मेरे पास आ सकती हो, फिर मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा राइब्स बनाकर खिलाऊंगा। इस पर वह लड़की कहती है कि ठीक है, मैं निश्चित रूप से आपसे अक्सर मिलने आया करूंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर रहोगे, हमेशा ही तुम मेरे पसंदीदा भाई रहोगे। और वह उसे गले लगाते हुए कहता है कि ठीक है। अब हम रात का समय देखते हैं, जहां चीन बेटा कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, परंतु जैसे ही वह आंखें मीचता है तभी उसे कुछ और दिखाई देने लगता है, जिससे कि वह फिर से आंखें खोल लेता है। अब वह दोबारा से कल्टीवेट करने की कोशिश करता है और अब उसके अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वह देख पा रहा होता है कि क्रिएशन कैसे होती है और लगभग अब वह कल्टीवेट कर पा रहा होता है। तभी एक व्यक्ति उसके कमरे के बाहर आता है और अब वह खिड़की के माध्यम से उस पर एक पॉइजन निडल थ्रू कर देता है और अब वह व्यक्ति तुरंत वहां से चला जाता है। वह पॉइजन निडल चेन के हाथों में लगी होती है, जिससे कि उसके पॉइजन पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैलने लगता है। इससे चेन को अत्यधिक दिक्कत होने लगती है और तभी उसकी वह एनर्जी भी वहां से गायब हो जाती है और अब वह अपने आप को हवा में देखता है और तभी वह नीचे गिर जाता है। और अब वह नीचे गिरते ही कहता है कि मेरे काफी तेज से लगी है। और अब वह सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा था या फिर मुझे यहाँ भ्रम हो गया था। और अब वह अंगड़ाइयाँ लेते हुए वहाँ पर लेट जाता है और तभी उसकी वह पावर फिर से एक्टिवेट हो जाती है। और अब वह व्यक्ति एक कमरे के बाहर आकर कहता है कि मास्टर, जो आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया। पर वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब हम सुबह का समय देखते हैं, जहाँ पर चेन सो कर उठता है। तभी उसे एक आवाज आकर कहती है कि चीन, तुम क्या कर रहे हो? अब चीन जाकर गेट खोलते हुए कहता है कि माँ, मुझे तुमने क्यों जगाया? इस पर वह कहती है कि आज तुम्हारा 16वां जन्मदिन है, इसीलिए तुम्हारे दादाजी ने कहा है कि वह सिर्फ इस जन्मदिन को तुम्हारे लिए मनाएंगे। इस पर चीन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दादाजी मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाएंगे, वो भी मेरे जाने से पहले। पर चीन की माँ कहती है कि तुम अपने दादाजी को दोष मत दो, उन्होंने हमेशा तुम्हारी चिंता की है। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारे
तुम्हारी ताओसोल अभी तक अवेक नहीं हुई है और यहाँ कई लोग हैं जो कि तुम्हें निशाना बना रहे हैं और आपके दादाजी को फिर से आपकी बहुत चिंता हो रही है और वे लोग तुम्हारे दादाजी के लिए अधिक परेशानी खड़ी ना कर दें और इसी कारण यांग निवास में तुम्हारे दिन कठिन हो जाएंगे। और वह कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि इन वर्षों में तुम्हें कई शिकायतें झेलनी पड़ी हैं और तुम चुपचाप उन्हें झेलते आ रहे हो। सच में इससे मेरे दिल को काफी ठेस पहुंची है। यह सुनकर चेन अपनी माँ को गले लगा लेता है। चेन और उसकी माँ को उसके दादाजी के पास आते हुए देखते हैं। चेन उन्हें प्रणाम करता है और अब उसके ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और उसे देखते हैं और उसके माथे पर वही एनर्जी चमक रही होती है। इस पर वह ग्रैंड मास्टर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके फोरहेड को टच करते हैं जिससे कि उसे चक्कर आने लगते हैं और अब उसके अंदर से वही ऊर्जा बाहर निकलती है और उसके अंदर से एक ताओसोल निकलकर बाहर आती है। यह देखकर उसकी माँ चौंक जाती है हैं कि यह हुआंग क्लास की निचले स्तर की ताओसोल है और यह एक सपोर्ट टाइप मेडिक ताओसोल है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे पास एक ताओसोल तो है। और अब वह ताओसोल उसके अंदर चली जाती है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि चेन, अब तुम्हें इस निवास स्थान को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास किस प्रकार की ताओसोल है और अब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इस पर चेन कहता है कि ग्रैंडफादर मुझे क्षमा करें, मैंने परिवार का अपमान किया है। इसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम हिम्मत मत हारो, हालांकि यह मेडिकल ताओसोल है, यह एक सपोर्ट टाइप ताओसोल है, परंतु यह अभी भी उपयोगी है। शायद तुम इसकी सहायता से एक प्रसिद्ध चिकित्सा बन जाओगे। अब वह कहते हैं कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, चलो हम शतरंज खेलते हैं क्योंकि हमें शतरंज खेले बहुत समय हो गया है। चेन कहता है कि ठीक है ग्रैंडफादर, मुझे भी शतरंज खेले काफी समय हो गया है, शायद मेरी कुशलता को जंग न लग गई हो। अब उसकी माँ अपने आंसू पोंछती हुई कहती है कि इस बारे में मुझे युन को तुरंत बताना होगा। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।